जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं जोहार। पिछली क्लास में हम केंद्रक, केंद्र का द्रव्य और उससे विभिन्न समस्त जानकारियों के बारे में अध्ययन किया था। और हमने पिछले सेशन में बताया था कि आप लोग को अगली क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा। यदि किन्हीं को ध्यान में है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, ताकि हम जान सकें कि आप पढ़ने के लिए कितना जुनून रखते हैं। ठीक है, कमेंट करिए। ठीक है, आपका कहना सही है। पिछली क्लास में हमने केंद्रिका एवं गुणसूत्र के बारे में अध्ययन के लिए बताया था कि अगली क्लास में हम केंद्रिका एवं गुणसूत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए उसके बारे में जानते हैं कि केंद्रिका और गुणसूत्र क्या होते हैं और उनके कार्य क्या होते हैं। ठीक है, तो सभी तैयार हैं? ठीक है, बने रहिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन बहुत ही लाजवाब और धमाकेदार होने वाला है, इसीलिए आप इसको महत्वपूर्ण देते हुए लगातार बने रहिए इस पर। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने जैसे बताया, इसमें हमने अध्ययन करेंगे केंद्रिका एवं गुणसूत्र। इसमें दो शब्द ध्यान देंगे दोस्तों, केंद्रिका एवं गुणसूत्र। ठीक है, तो पहले हम केंद्रिका के बारे में जानते हैं कि केंद्रिका आखिर है क्या। तो इसका परिभाषा सबसे पहले जानते हैं। देखिए, आइए इधर परिभाषा में देखते हैं किसका भाई, केंद्रिका के बारे में देखते हैं। पढ़िए। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर हमें केंद्रक के अंदर एक छोटी सघन संरचना दिखाई देती है, जिसे केंद्रिका कहते हैं। देखिए, उच्च आवर्धन क्षमता वाले यानी उच्च क्वालिटी वाले, जिसकी क्षमता बहुत अधिक हो सूक्ष्म जीवों को देखने का। ठीक है, कहने का मतलब यही है, सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, जानते हैं जिसके द्वारा हम छोटे छोटे जीवों को, छोटे छोटे पदार्थों को हम देख सकते हैं भली बाती से, उसे क्या कहेंगे, सूक्ष्मदर्शी। देखने पर हमें केंद्रक, देखिए यहाँ पे एक शब्द है केंद्रक, इसे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। पिछले क्लास में हमने कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, केंद्रक के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दिया है, ताकि आप सभी को कोई संदेह नहीं रह जाए तीनों चीज को समझने में कि केंद्रक, कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली क्या होता है। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रक के अंदर एक छोटी, देखिए छोटी की बात इसलिए किया गया है कि जब हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग कर रहे हैं तो सूक्ष्मदर्शी का काम ही है कि छोटा से छोटा चीज को देखना और समझना कि वो क्या है, उसका आकार कैसा है, कैसा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ मतलब इसका मीन वही है, एक छोटी सघन संरचना, एक छोटी सघन यानी पूरा सटा हुआ एक छोटा छोटा संरचना दिखाई देती है, जिसे क्या कहते हैं, केंद्रिका। जिसे क्या कहते हैं, केंद्रिका, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसे कहते हैं केंद्रिका। तो इसके बारे में समझ गया कि केंद्रिका किसे कहते हैं। ठीक है, ओके। आगे आते हैं हम गुणसूत्र के बारे में। केंद्रिका समझ गया, अब गुणसूत्र क्या है। गुणसूत्र देखिए, जानते हैं गुणसूत्र का परिभाषा जानते हैं। कोशिका के केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं होती हैं। कोशिका के केंद्रक में कहाँ होती है, एक केंद्रक में ही सारा पाया जा रहा है। केंद्रिका ध्यान रहेंगे आप सभी का, केंद्रिका जो हमने पाया वो केंद्रक में ही है और गुणसूत्र भी केंद्रक में ही है। तो कोशिका के केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं होती है। किसके समान, धागे के समान संरचना होता है, पतला पतला। ठीक है, धागे जैसा, जो अनुवांशिक गुणों को जनक से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते हैं, उसे गुणसूत्र कहते हैं। देखिए समझिए ध्यान से, यहाँ पर आगे यहाँ क्या लिखा, कोशिका के केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं होती हैं जो अनुवांशिक गुणों को, देखिए यहाँ पे इसको समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से मतलब समझ लीजिए। अनुवांशिक गुण मतलब क्या हो भाई, देखिए
अनुवांशिक गुण हमारा वो है जो हम अपने माता पिता के, अपने पूर्वज के, अपने वंशज के, अपने जाति के समस्त शारीरिक और मानसिक गुणों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, समझ गए? अपने माता पिता का ही गुण नहीं, अपने पूर्वज, अपने प्रजाति, अपने वंशज, सभी के शारीरिक गुण, सभी के मानसिक गुण, दोनों गुण को हम प्राप्त करते हैं। और वह हमें क्या मिलता है? अनुवांशिक गुणों को जनक से, जनक मतलब हमारे माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। स्थानांतरित मतलब वो एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से अगला में स्थानांतरित करते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? गुणसूत्र। क्या कहते हैं उसे? गुणसूत्र। तो समझ गए, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अनुवांशिक गुण, मानसिक गुण और शारीरिक गुण दोनों जनक से, माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित करते रहते हैं। उसे क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। ओके, फिनिश। चलिए, हमने दो परिभाषाओं को जाना, केंद्रिका एवं गुणसूत्र। ओके, अब हम इस परिभाषा से आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कोशिका भित्ति पौधे कोशिका में ही क्यों। देखिए, पिछले क्लास में हमने कोशिका भित्ति के बारे में भी चर्चा किया था, जो आपको बतलाया था कि वह पौधे कोशिका में ही पाया जाता है। किसमें? पौधे कोशिका में ही सिर्फ पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि कोशिका भित्ति पौधे कोशिका, किस कोशिका? पौधे कोशिका में ही क्यों पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि पौधे कोशिका में ही क्यों पाया जाता है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि पेड़ पौधे चल नहीं सकते, वो क्या है? अस्थिर है। इसलिए वायुमंडलीय नमी, तीव्र गति से चलने वाली हवा, अधिक तापमान तथा विभिन्न परिवर्तनों से, क्या क्या हमने लिया इसमें? पेड़ हमने क्या लिया? यहाँ पे देखिए, वायुमंडलीय नमी। पहला क्या लिया? वायुमंडलीय नमी। अरे वायुमंडलीय का नमी होना, उसमें आर्द्रता होना, तीव्र गति से चलने वाली हवाएं, तीव्र गति से चलने वाली हवाएं, अधिक तापमान तथा विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा हेतु, विभिन्न परिवर्तनों से सुरक्षा हेतु पौधों की कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत होती है। क्या होती है? एक मोटी परत होती है, जिसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। और वह क्या करता है? पौधों की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो हमें आशा है कि आप इन सभी कंटेंट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ठीक है, तो यदि समझने में फिर से आपको थोड़ा सा कुछ डाउट लग रहा है, तो आप इस कंटेंट को दोबारा देख लें, ताकि आपको इसे समझने में मदद मिलेगी और आप आगे बढ़ सकेंगे। देखिए, हमने तो यहाँ तक पढ़ लिया। अब इसी कड़ी में हम अगली क्लास में पौधे की कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में तुलना करेंगे। दोनों में क्या करेंगे? तुलना करेंगे कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या समान है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी यूं ही बने रहिए। ठीक है, और इसी तरह से आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, तो आप सभी अपना बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।